बढ़ती जा रही है। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो लगभग 10 रुपए प्राइस बढ़ी है। ये जो प्राइस बढ़ रही है, सामान्यतया ऐसा लगता है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हर चीज पर इसका असर दिखाई दे रहा है और जिन पर नहीं दिखाई दे रहा है भविष्य में उन पर भी असर दिखाई देगा। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर गणेश कावड़िया जी, जो इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ में गीत धीर जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में योगेश गुप्ता जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में किसान संघ से जुड़े हुए किसान संघ के प्रवक्ता आशीष कुमार जी भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं गणेश कावड़िया साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भाव की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं, आम आदमी को समझ में आता नहीं कि आखिर ये कीमतें आशातीत क्यों बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है कि लगातार 10 दिन के अंदर 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और ये अब कहाँ जाकर रुकेगी, ये पता नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी की कीमत बढ़ती है तो भारत उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो डीजल पेट्रोल की लगभग 80% रिक्वायरमेंट हमें बाहर से पूरी करनी पड़ती है। और अगर बाहर से महंगा आएगा तो प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हमारे कारण नहीं है, दुनिया के कारण है। और दुनिया में क्यों है आप जानते हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेज आ गए हैं और उसका भी एक संकट हमारी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब जब देखते हैं कि हम जी हाँ बोले, क्या रूस का जो आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर, क्या उसका भी कोई कनेक्शन इससे है? बिल्कुल निश्चित रूप से है कि जो रूस और यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है उसके कारण पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। और न केवल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है बल्कि कमोडिटी प्राइसेस का भी एक साइक्लिंग डेवलप हो गया है। तो केवल पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही है, बाकी कमोडिटीज की भी प्राइस बढ़ रही है। तो जो इस समय भारत में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी है, इसमें भारत का रोल कम है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रोल बहुत अधिक है। और हम क्योंकि एक बहुत एक्टिव पार्टनर है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उसका असर हमारी इकोनॉमी में भी दिखना बहुत वाजिब है। तो हमारा कंसर्न ये है कि क्या ये जो कीमतें बढ़ी हैं या बढ़ रही हैं लगातार, इनका असर आम जनजीवन पर कैसे होने वाला है भविष्य? देखिए, जब कीमतें बढ़ती है तो आम जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन और क्योंकि पेट्रोल डीजल या कमोडिटी या सीमेंट अगर इनकी प्राइस बढ़े तो ये मोस्टली रॉ मटेरियल के रूप में है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका असर आम आदमी में पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हमें ये देखें कि अगर हमारी इनकम की ग्रोथ 10% है और प्राइस 5% से बढ़ रही है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इनकम नहीं बढ़े और प्राइस बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा दयनीय है। तो दो तरह के वर्ग हैं, एक वर्ग ऐसा है जिसकी इनकम बहुत बढ़ रही है और एक वर्ग ऐसा है जिसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है उनके ऊपर इस तरह का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सीवियर है और बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। और ऐसे में फिर सरकार कई सारी वेलफेयर स्कीम लेके आती है टू सपोर्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चलिए योगेश गुप्ता से बात करते हैं। योगेश जी, क्या लगता है आपको, जनजीवन किस ढंग से प्रभावित हो रहा है और भविष्य में यदि बढ़ती रही इस ढंग से कीमतें तो क्या स्थिति आ सकती है? पंकज जी, देखिए, पिछले 10 दिन में 10 रुपए पेट्रोल और लगभग 9.5 रुपए डीजल पर बढ़ाई जा चुके हैं। आदरणीय इकोनॉमिस्ट गणेश जी ने जो वैश्विक हवाला दिया है या यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया, तो मैं थोड़ा सा स्मरण कराना चाहूंगा। नवंबर 21 में यूक्रेन से कोई युद्ध के हालात नहीं थे। 119 रुपए पेट्रोल भोपाल में बिका है। इंदौर में भी 118 रुपए लीटर पेट्रोल बिका है और 107 रुपए डीजल और 109 रुपए डीजल, ये दोनों शहरों की कीमत थी नवंबर 21 में। तब कोई युद्ध नहीं था। कहने का तात्पर्य है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनके अलावा दूध, पानी, बिजली, हर चीज महंगी है। सब्जियां, खाने का तेल, आटा, चावल, दाल, दलहन, किसी भी चीज के मूल्यों पर किसी भी प्रकार का ना केंद्र का ना मध्य प्रदेश सरकार का नियंत्रण है। वैश्विक महामंदी के दौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह
जो अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने पेट्रोल की कीमत 70-72 रुपए के आसपास रखी थी। तब माननीय शिवराज जी साइकिल से वल्लभ भवन जाने की नौटंकी करते थे, और गैस की टंकी जब 400 450 रुपए थी, तब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी चौराहे पर सिलेंडर लेकर बैठते थे। आज शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण हालात है, 1000 के ऊपर सिलेंडर है, जिसके ऊपर 78 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की जो लागत है, पेट्रोल की लागत आज प्रमुख समाचार पत्रों में छपी है, 52 रुपए है, उसके ऊपर मोर देन डबल आपके टैक्सेस है। वही हाल डीजल का है। कहने का मतलब लगातार टैक्स, एक चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो टैक्स वसूली मध्य प्रदेश और देश की जनता से की जा रही है पेट्रोल डीजल गैस के माध्यम से, अगर आपको ये वसूली जरूरी है तो आप बजाय पेट्रोल डीजल के, गैस के, आप इसको धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग, शराब, इनके ऊपर आप थोड़े से 1.5 से 2% टैक्स बढ़ाइए, आपका वो खजाना बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात है मध्य प्रदेश के। तो मद्य सस्ती, मतलब शराब सस्ती, दूध महंगा, ये मामा इस बात का जवाब देने के लिए गीत जी हमारे साथ में हैं। पंकज जी, एक मिनट, पंकज जी, बोलिए। कीमतों से सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वो एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो ये सब जो चीजें हैं एसेंशियल कमोडिटी, वो सब प्रभावित होंगी। तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से यह है कि पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में उनमें टैक्सों में फौरी तौर पर कटौती की जानी चाहिए, ताकि देश और प्रदेश की हाथ दी जा सके। और इस टैक्स की भरपाई आप स्मोकिंग और हाई सोसाइटी वाले, जैसा कि आदरणीय गणेश जी ने बताया कि वीकर सेक्शन और हायर सेक्शन, तो आप हायर सेक्शन के ऊपर वो लोड डालिए। अच्छी बात कह रहे हैं गिरिधर साहब। योगेश जी ने 2 शब्द का उपयोग किया है। एक तो वसूली शब्द का उपयोग किया है और कहा है कि जो शराब है और जो दूसरी चीजें हैं, स्मोकिंग की चीजें, उस पर टैक्स बढ़ाकर इसे एकमेंडेड किया जा सकता है। क्या कहते हैं? क्या आकाश जी, देखिए, योगेश जी एक बुद्धिमान व्यक्ति, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, मेरे बड़े भाई, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों में उनका साथ दे रहे हैं। सच से अवगत करवाएं जनता को तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, अभी जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जब पेट्रोल और डीजल की बात की गई थी, जब मांग उठाई गई थी, तो यही वो कांग्रेस की सरकारें थी केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जिन्होंने जो है जीएसटी के अंतर्गत इसको आने नहीं दिया, जिसके कारण आज 28 से 30 रुपए प्रति लीटर का जो भाव अधिक देना पड़ रहा है, वो जनता को देना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल। मेरा आग्रह है, योगेश जी आप बड़े भाई हैं, लेकिन लोकसभा जाने दे मेरी बात के चुनाव में योगेश जी को सुन लीजिए पहले। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। लोकसभा 2019 के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया था देश की जनता से कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल गैस को जीएसटी के अंदर लाएंगे। तो सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस की सरकारें जीएसटी के अंदर लाने का विरोध करें। तो यहां मैं इनकी बात का खंडन करता हूं। आप कांग्रेस को आरोपित ना करें, कृपया पूर्वक केंद्र सरकार से निवेदन करें कि इसको जल्दी से जल्दी जीएसटी के अंदर लाया जाए। अब आप कंटिन्यू। जी आपको क्या लगता है जो आशातीत बढ़ रही है, कब तक रुकेंगी? जी सबसे पहले चीज आकाश जी बता दूं, ये बिल्कुल रुक जाएगी। ऐसा दिखाने से कुछ नहीं दिखता है। जनता को बहलाने के लिए, जनता को बहलाने के लिए जिन बातों के ये देखिए, ये दिख रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम की राजनीति फैला रही है। अब केवल देखिए, जनता को कब तक के मूर्ख बनाएंगे? जनता समझदार है। ये पत्रकार जो है, आप आकाश जी शुरू में पत्रकार हैं, गणेश जी शुरू में, मेरा बीच में मेरा आग्रह है, मेरी बात आने दीजिए। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता योगेश जी, देखिए बीच में नहीं बोलता, क्या है, मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। देखिए, अभी हमारे एक वरिष्ठ कांग्रेस, बोलिए जी। बिल्कुल, देखिए आग्रह है मेरा। देखिए क्या होता है, कांग्रेस बरगलाने की बातें करती है और जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे। 5 राज्यों में भी इन्होंने स्वयं ने देखा है कि ये कहीं पे भी नहीं है। 5 राज्यों में हारी 350 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। क्या महंगाई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को दिख रही है? वो भी जो कहीं नहीं है, जिसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है,
फूल जरूर मुद्दे। पहले इनके समय में सिर्फ 10-20 दिन का बैकअप रहा करता था देश में। अब आप श्रीलंका में देखिए 400 रुपए पेट्रोल बेचकर खत्म हो चुका है, एक बूंद नहीं है। 2000 रुपए लीटर दूध बिक रहा है भाई साहब वहां पर, और यहाँ जनता को कोई फिक्र नहीं, कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। ये हमारी भाजपा सरकार जो कि जनहितैषी सरकार है, बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपके समय में आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे साहब, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्जर करके आपने प्रति व्यक्ति जो है एक बात होगा जी के इन्होंने जो है उस टाइम पे जो मर्जर किया था उससे प्रति व्यक्ति को जो है इन्होंने कर्जदार बना दिया था। अच्छा, उस टाइम आय की बात कर रहे थे, 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय थी, आज 1,14,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय का एक औसत लगाया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा योगी जी कि हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करना है, जनता को भड़काने से कुछ नहीं होगा। जी, हमारा विषय ये है कि आम आदमी को आखिर कैसे राहत मिलेगी, कब तक की कीमतें घटेंगी और कब तक लगातार बढ़ती रहेंगी। आशीष जी हमारे साथ में हैं, आशीष चूंकि किसानों से जुड़े हुए हैं। जी मैं आशीष जी से बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। बोलिए जी। देखिए अभी जो है पुतिन के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है, सबने देखा है कि अब हमारे पास में जो है वहां से, क्योंकि हम 80% जो है तेल के लिए हम दूर के देशों, आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है, कहीं आपसे बातचीत रेट जो है कम होने की कगार पे आ जाएंगे और कम होते जाएंगे, और हम तो इसको जीएसटी के अंतर्गत डाल के प्रति लीटर जो है 28 से 30 रुपए प्रति लीटर के जो है लेकिन आशीष जी से बात करते हैं। अब लेकिन ये विरोध 11 टाइम तक के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ना लोकसभा में ज्यादा सांसद बचे ना राज्यसभा में बचे। तो जनता के लिए आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी क्या लगता है आपको, किसानों पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा इस बढ़ी हुई कीमतों का? क्योंकि निश्चित रूप से शहर में जो आम आदमी है वो तो पेट्रोल डीजल उपयोग लगातार करता है, सीधा असर पड़ रहा है। जैसा कनिष्क कावड़िया जी ने भी कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो दूसरी चीजें भी हैं, वो भी उनका भी भाव बढ़ता है। क्या आपको लगता है किसानों की जीवन शैली पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा इस वृद्धि से? जी, पिछले 8 सालों से भाजपा की सरकार है, इसमें देखा जाए तो इन्होंने किसान के विरोध में ही काम किया है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कृषि की लागत, अनाज पैदा करने की लागत 1.5 गुनी से 2 गुनी हो गई है, और फसल के दाम में इन्होंने क्विंटल पे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक बढ़ाए हैं अलग अलग फसलों पे। तो किसानों को तो फर्क पड़ ही रहा है कि सबसे ज्यादा जो महंगाई की मार है किसानों पे पड़ रही है। अभी दिनेश कावड़िया जी बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल महंगा होता है तो यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती है। तभी यूपी चुनाव में 90 दिन से जब कीमत बढ़ रही थी तो 90 दिन से हमारे देश में पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ी है? भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप तो है। भाई सरकार राजनीतिक इस चीज को पूरा कंट्रोल कर रही है कि कीमत कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना है। यदि ये कंपनियों के ही हाथ में होता तो चुनाव के टाइम पे इसकी कीमतें बढ़ जानी थी। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब कीमतें बढ़ी, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। यूपी का चुनाव खत्म होते ही कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाना चालू कर दिए। ये डीजल पेट्रोल का आप छोड़ दीजिए, आप मकान बनाने के लिए जाओ तो लोहा क्यों महंगा हो गया? लोहा आज के 8 साल पहले 2,800-3,000 रुपए कुंटल था, आज 8,000 रुपए कुंटल हो गया। ये क्या बाहर से आता है? ये तो छत्तीसगढ़ में बनता है, अपने देश में बन रहा है। भाई शक्कर का उत्पादन अपने यहाँ पे होता है, 30 रुपए की शक्कर 45 रुपए हो गई। नमक अपने देश में बनता है, 5 रुपए का नमक 25 रुपए का हो गया। तो कोई भी आइटम क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए आशीष जी जो आप बता रहे हैं रेट्स, वो निश्चित रूप से देखिए सर, कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। इन्होंने नोटबंदी लाया, इन्होंने जीएसटी लाया, जिससे इनको घाटा हुआ, और ये घाटे की भरपाई करने के लिए जनता के ऊपर टैक्स लाद रहे हैं। इन्होंने डीजल और पेट्रोल पे 14 बार टैक्स बढ़ाया है। जब पिछले लॉकडाउन के टाइम पे जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ तो इन्होंने अपना खजाना भरने के लिए डीजल पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया। ऐसा इन्होंने 14 बार इन्होंने टैक्स बढ़ाया। लेकिन जब डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो गए तो इनको टैक्स कम करना था। मैं दिखा रहा हूँ, डेटा दिखा। क्या दिखा रहे हैं आप? सारे डेटा झूठ बता रहे हैं, सारे डेटा। वर्ष 2004 से 2000
देखिए मेरा का आंकड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहा हूँ सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है ये, यहाँ 150% की पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हुई है 2003 से। ये देखिए, ये देखिए, आप आंकड़ों को अपने पास में रखिए। आप तो ये बताइए असल कि बात ये 60 है रुपए का डीजल, योगेश जी, गीत जी और आशीष जी, असल बात ये है कि आखिर ये गवर्नमेंट इसका का आंकड़ा असर जो है वो आम ये आदमी पर गवर्नमेंट पड़ का आंकड़ा, रहा और है, ये देखिए, ये भी पड़ रहा है। ये जी, एक हम मिनट, गणेश कावड़िया जी चूंकि हमारे साथ में है, देखिए एक्सपर्ट हमारे साथ में है, इकोनॉमिस्ट हैं गणेश जी कावड़िया जी। मैं योगी जी मैं माफी चाहूंगा गणेश जी से बात। गणेश जी, क्या आपको लगता है कि भविष्य में जो रूस से हमारी बातचीत हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, और ये कहा जा रहा है कि अब वो सस्ते में हमको पेट्रोल और डीजल देंगे, क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है और भविष्य में क्या ये कीमतें बहुत कम हो जाएंगी? देखिए, ये निश्चित रूप से कोई दोनों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और उसके कारण कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो ये जो रिलीफ है ये शॉर्ट टर्म है। जब तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डीजल और पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम नहीं होगी, ऊर्जा के लिए हमें अपने खुद के रिसोर्सेज को जनरेट नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। और कमोडिटी का भी अगर आप साइकिल देखें तो हर 10 साल 7 साल में एक कमोडिटी का साइकिल आता है। जैसे अभी इन भाई ने कहा कि स्टील बहुत महंगा हो गया है, शक्कर महंगी हो गई है, तो अगर शक्कर महंगी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए, किसानों को गन्ने की कीमत अच्छी मिलेगी। किसान का गन्ना महंगा नहीं हो रहा ना, किसान का गन्ना महंगा नहीं हो रहा है, व्यापारी की शक्कर महंगी हो रही है। आप अभी मिर्च पाउडर लेने जाओगे 320 रुपए किलो है, लेकिन किसान के खेत की मिर्च महंगी नहीं हुई। तो किसान जो उत्पाद बेच रहा है, फसल, कच्ची फसल महंगी नहीं हो रही है, फैक्ट्री में जाने के बाद में महंगी हो रही है। सोयाबीन का तेल 60 रुपए से 180 रुपए लीटर हो गया, 300 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन किसान का सोयाबीन तो वही है 3800 रुपए, 4000 रुपए कुंटल। तो किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। अभी दूध के रेट बढ़े हैं, इंदौर में सभी जगह पे अमूल वालों ने दूध के रेट बढ़ा दिए, सांची वालों ने दूध के रेट बढ़ाए, लेकिन किसानों को जो दूध का रेट मिलना चाहिए वो पहले जो मिलता था वो अभी मिल रहा है। तो फायदा तो फैक्ट्री उद्योगपति का हो रहा है, किसान का फायदा कहाँ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं। गणेश कावड़िया से बात करना चाहेंगे। आशीष जी का कहने का तात्पर्य है उद्योगपतियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार सूट बूट की और उद्योगपतियों की सरकार है, मध्यम वर्गीय और जो गणेश कावड़िया जी से बात करते हैं। गणेश कावड़िया जी, क्या आपको लगता है जो बातचीत हो रही है, जो योगेश जी बात कर रहे हैं, जो आशीष जी बात कर रहे हैं, जो धीर साहब बात कर रहे हैं, आखिर इसका अंत क्या है? क्या हम लगातार इस वृद्धि से हमको दो चार होना पड़ेगा? क्या होगा भविष्य? आज श्रीलंका के जो हालात हैं हम देख रहे हैं, ये श्रीलंका के हालात ऐसे क्यों हुए हैं? हमको क्या नीतियां अपनानी चाहिए? कैसे आखिर आम जनता को राहत मिलेगी इस बढ़ती हुई महंगाई से? गणेश कावड़िया जी। पंकज जी, एक क्वेश्चन मेरा भी गणेश जी से। गणेश सर, एक क्वेश्चन मेरा भी इसी में। आप पंकज जी का प्रश्न का जवाब देने आए हो, मेरे से थोड़ी प्रश्न करने आए हो यार। चलो, एक क्वेश्चन गणेश जी आप बोलिए। हाँ जी, बताएं। पर अगर सरकार टैक्स कटौती करती है तो क्या उसे हम दूसरी जो हायर लेवल की जो सोसाइटी है और जो उनके यूज में आने वाली चीजें हैं जैसे शराब, धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग, उस पर 1.5 से 2% टैक्स बढ़ाकर इस घाटे को पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं हो पाता है सर, करना चाहिए कि नहीं हो पाता है। जवाब सुनिए सर, बोलिए। देखिए, टैक्स कलेक्शन पेट्रोल और डीजल से राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इतना टैक्स कलेक्शन होता है कि किसी दूसरे आइटम पे टैक्स बढ़ाने से उससे कुछ कंपनसेशन नहीं होगा। नहीं, 2% सर, इकोनॉमिक नहीं होगा, नहीं फर्क पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल का बेस इतना अधिक है और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को मिल रहा है टैक्स। इसलिए अगर आपने एक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी या जीएसटी के अंदर सिगरेट को ले आए और उसमें रेट बढ़ा दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का बेस बहुत अधिक है, कंजम्पशन बहुत अधिक है। जीएसटी के अंदर सिगरेट को नहीं लाना है, पेट्रोल डीजल को लाना है। योगेश जी, हम हल की बात कर रहे हैं। गणेश कावड़िया से हल की बात करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या किसी नीतियां होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर क्या निर्णय लिए जाए? जी देखिए, राजनीतिक इश्यू तो अपन बहुत बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टैक्स कलेक्शन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी कहा कि श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हो गई, टैक्स नहीं लगाया, सरकार ने बोरो किया चाइना से बोरो किया और अब रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संकट आ गया है।
हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सक्षम करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे हमारी निर्भरता को कम करना होगा। और ये निर्भरता तभी कम होगी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कृषि सोयाबीन की, अब सोयाबीन अभी भी हमारे यहाँ आधा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका आधा सोयाबीन का तेल विदेशी बाजार से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमारे किसान भाई तिलहन की फसल को पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा, और तभी जाकर हम सस्टेनेबल पाएंगे, सक्षम बन पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहेंगे उसका कोई हल नहीं। जी सर। चूंकि समय की सीमितता है, माफी चाह रहा हूँ योगेश जी, योगेश जी माफी चाह रहा हूँ, समय बहुत कम है। हम अगले डिबेट में आपसे फिर बातचीत भी करेंगे। इस विषय की विषय इतना व्यापक है, इस पर लंबी बातचीत की आवश्यकता है, हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, हम निर्भरता हमारे दूसरे देशों पर कम हो, हम आत्मनिर्भर भी बने, और ऐसा कुछ किया जाए ताकि भविष्य में ये जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है इससे आम जनता को राहत मिल सके। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।